मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है कि एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि हमारे एग्ज़ाम में कम से कम समय में हमारी अच्छी तैयारी हो जाए और हम अच्छे मार्क्स लेके आएँ। आज हम उसी स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपको। तो जो भी सबसे पहले स्ट्रेटजी ये है कि आप अपने सिलेबस को या अपने आपका जो भी कोर्स है, आप साइंस स्ट्रीम से हैं या आर्ट साइड की स्ट्रीम से हैं या मैथ की स्ट्रीम से हैं, तो सबके लिए अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी है। सबका एक जैसा टाइम शेड्यूल नहीं होगा और ना ही एक जैसे टाइम शेड्यूल से आप पास कर पाएंगे। मैक्सिमम बच्चे समय अपना बर्बाद कर चुके हैं और वो जितने समय में उन्हें सिलेबस पूरा करना चाहिए वो नहीं कर पाए हैं। कुछ बच्चों का हो भी गया है। तो अब क्या करें? आपका समय बेकार हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम के जो भी समय आपके पास बचा हुआ है, 10-15 दिन का, 2-4 दिन का समय जो भी आपके पास है, उस टाइम पर हम कैसे पढ़ाई करें और कैसे समय का सदुपयोग करते हुए और एग्ज़ाम में पास हो जाएं। तो उसकी एक स्ट्रेटजी यही है कि आप अपने सिलेबस को, पहली बात तो अपने एग्ज़ाम में कौन कौन से आपके पेपर हैं, सब्जेक्ट क्या क्या हैं, किस तारीख को हो रही हैं, इसके बारे में आप पूरा एक आउटलाइन बना लीजिए। जैसे कोई पेपर अगर 19 तारीख को है और मान लीजिए 19 तारीख को पहला पेपर आपका हिंदी का है, बोर्ड भी यही कोशिश करता है कि जो टफेस्ट एग्ज़ाम हो उसे पहले ना रखा जाए। इसलिए मैक्सिमम टाइम पर आपने देखा होगा कि हिंदी का पेपर रखा जाता है, और ये इसलिए रखा जाता है कि बच्चों को एक बार रिदम में आना होता है कि चलो भाई हमारे पेपर हो रहे हैं, कैसे हमें लिखना है। तो जो भी गलतियां करते हैं वो पहले पेपर में ही कर जाते हैं। इसलिए वो एग्ज़ाम रखा जाता है जो सबसे सरल होता है। तो आपका हिंदी का पेपर लगा हुआ है, पहला पेपर मैक्सिमम बच्चों का है। सिलेबस जितने भी हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं, किसी का कोई सिलेबस अलग नहीं है, वो चाहे यूपी बोर्ड का हो या इंग्लिश बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, लगभग सभी के सिलेबस एक ही समान है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप हिंदी का टोटल कितने चैप्टर हैं उनको एक जगह पर नोट कर लो, और उन चैप्टर्स में से मेन पॉइंट क्या क्या है, हेडलाइंस क्या क्या हैं, उनको आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हिंदी में आपके ग्रामर को अलग कर लीजिए, रीडिंग को अलग कर लीजिए, राइटिंग वर्क अलग कर लीजिए। तो 3 ग्रुप में आप अपने पेपर को डिवाइड कर लीजिए। एक तो रीडिंग वर्क हो गया, दूसरा राइटिंग वर्क हो गया, और तीसरा हो गया ग्रामर। अब आप देखेंगे कि लगभग 15 से 20 नंबर का रीडिंग में आता है। उस रीडिंग में कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन निकालने होंगे, पैराग्राफ को पढ़ करके फिर उसके आंसर देना होगा नीचे। तो 9-10 नंबर का ये होता है। फिर ये होता है कि प्रोज और पोइट्री का रहेगा कुछ, जैसे कविता है, पद्य है, गद्य है, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये लगभग 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। तो आप इसको रिटन वर्क में, मतलब रीडिंग वर्क में आप ले लीजिए कि हमें रीड करके इसको इस तरीके से आंसर देना है। ये आप पूरा स्ट्रेटजी बना लीजिए, और इसमें जितना रीडिंग वर्क है वो पर डे प्रैक्टिस करते जाइए। सब्जेक्ट वाइज समय भी निर्धारित कर लीजिए, जैसे कितना समय हमको देना है। अब आपका हिंदी है तो हिंदी लगभग अगर 2 घंटे आप पर डे दे रहे हैं उसको, तो पर्याप्त है। 2 घंटे में आपकी कलम बंद नहीं होनी चाहिए। 2 घंटे में आपको जितने भी आपके नित्य कर्म है उनसे निवृत्त होने के बाद बैठे आप। ये नहीं कि उसमें आपको लेटिन जाना पड़ रहा है, उसमें आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, उससे में आप भोजन कर रहे हैं, तो वो 2 घंटे का समय आपका बहुत कम हो जाएगा। तो सारे कामों से निवृत्त होकर के 2 घंटे इत्मीनान से आप बैठ जाइए, और 2 घंटे आपको सब्जेक्ट ही पढ़ना है। आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपके समझ में नहीं आती हैं। आप दोबारा उनको कंफर्म करिए, आपके पास नोट्स होंगे, नहीं नोट्स हैं आपके पास किताबें अवेलेबल हैं, किताबों से देखिए, और इस तरीके से आप पर डे 2 घंटे के हिसाब से उस पर मेहनत कर जाइए। अब बचता है ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर के पोर्शन में जैसे शब्द विलोम हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, रस हो गए, अलंकार हो गए, समास हो गए, समास विग्रह है, संधि विच्छेद है। तो इनमें जितना भी आपके लिए सबसे सरल हो सकता है, आप उसको एक शॉर्ट ट्रिक में याद करते जाइए, और माइंड पर सोचिए कि ये रियलिटी है क्या। रटने से कुछ नहीं होता, आप रटोगे भूल जाओगे, क्योंकि कोई सिलेबस छोटा तो है नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत बड़ा रहता है।
आपकी कैपेसिटी के आधार पर रहता है। पढ़ाई आपने भले ही ना की हो, लेकिन सिलेबस तो आपका पर्याप्त है। तो आपको करना है ये कि ग्रामर में क्या क्या पूछा जा रहा है आप उसको लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, समझिए उसको। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं जो पढ़ चुके हैं आप उनसे भी पूछ सकते हो, जो आपके टीचर हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। और 2 घंटे आपको पर डे उस पर लिखना है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि अगर कि मैंने जो भी अपने जीवन में बच्चों को पढ़ाया है और उनसे जो रिजल्ट में प्राप्त हुए हैं, तो जिन बच्चों ने पढ़ाई के दौरान लिखने का कार्य किया है उनकी कलम बंद नहीं हुई है। 4-5 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज आप पर डे लिख डालो। अगर आप लिखने का काम बराबर करते जा रहे हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ 3 घंटे में बहुत कुछ लगभग 32 पेज 30 पेज की कापी होती है, आपको भरना होता है। तो एटलीस्ट 23 पेज तो होते ही हैं। तो आपको वो पेजेस भरने हैं और उतना भरना के लिए आपको 3 घंटे में आप पूरा भर के आएंगे, आपका दिमाग भी चलेगा। तो ये आप ज़रूर कर लें। ऐसे ही आप इंग्लिश का भी करें। इंग्लिश का भी एक आउटलाइन बना लें, कितने चैप्टर्स हैं, किन चैप्टर से क्या पूछा जा रहा है, ग्रामर का पोर्शन क्या है। लेटर राइटिंग में आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग लेटर्स जरूर तैयार कर लीजिए। एक निवेदन तैयार कर लीजिए, एक भाई को पत्र है, मित्र को पत्र है, रिश्तेदारों को पत्र है, तो एक ऑफिशियल लेटर, जैसे आपका प्रधानाचार्य को पत्र हो गया, एसडीएम को पत्र हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हो गया, नगर पालिका को हो गया। तो इनका लगभग ड्राफ्ट एक ही जैसा रहता है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, शब्दों को बदलना होता है। तो आप ऑफिशियल लेटर का एक बना लीजिए प्रो फार्मा कि हमें कैसे एप्लीकेशन देना है। और एक व्यवहारिक पत्र जो आपके आते हैं, जैसे हम भाई को पत्र हो गया, पिताजी को पत्र हो गया, माता जी को पत्र हो गया, बहन को पत्र हो गया, या किसी रिलेटिव का पत्र देना है, सगे संबंधी को पत्र देना है, तो इनको हम व्यवहारिक पत्र बोलते हैं। व्यवहारिक पत्र हम कैसे लिखते हैं, इनका एक आप अपना प्रो फार्मा तैयार कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करते जाइए पर डे। एडिटर पे सवाल आते हैं, एडिटर पे कि आप अपने गांव में स्वास्थ्य संबंधी साफ सफाई को लेकर के पत्र लिखें। तो अगर नगर पालिका है तो नगर पालिका को पत्र लिखा जा सकता है। म्यूनिसपालिटी को, कई बार म्यूनिसपालिटी में क्वेश्चन आया कि आप म्यूनिसपालिटी को अपना पत्र लिखिए, नगर पालिका को पत्र लिखें कि किस तरीके से हमारे यहाँ सेवाएं नहीं हैं और साफ़ सफाई नहीं रहती, उसको लेकर के हमें मतलब जो यहाँ पर नालियाँ दुरुस्त की जाए, तो उससे संबंध में आपको पत्र लिखना होता है। तो लेटर राइटिंग आपकी लगभग 15 नंबर की है और ये आप 15 नंबर बड़ा आसानी से पा भी सकते हैं। इस पर भी आप फोकस करें, स्ट्रेटजी करें, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। फिर आपके पास आ जाता है सिविक्स में। सिविक्स में जिसको हम नागरिक शास्त्र बोलते हैं, नागरिक शास्त्र आप पढ़ें, उसमें देखें कि क्या क्या समझौते हुए हैं, कहाँ कहाँ आंदोलन हुए हैं, उन पर बना लीजिए। अगर आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो इसके भी आप पूरे पूरे चैप्टर्स बना लीजिए, किन चैप्टर्स में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाते वक्त आपके अध्यापक ने किन बिंदुओं पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। जब अध्यापक पढ़ाने बैठते हैं तो जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं और उन चैप्टर्स के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उन पर आपका अध्यापक बहुत बार बार जोर देता है कि बेटा यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब वो बात अलग है कि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अब चूंकि समय आ गया है एग्ज़ाम का, आप उसको नोट करिए और फिर जहाँ से कोई डाउट है आप उसको क्लियर करते जाइए। तो प्रोफार्मा जरूर बनाइए और लेंदी वे में पढ़ने के बजाय उसको शार्ट में करिए, एब्रीवेटेड करिए, उसको डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़िए। 10 चैप्टर हैं तो आपको 10 चैप्टर के नाम पता होने चाहिए। जब आप 10 चैप्टर के नाम पता करोगे तो उसके टाइटल से ही आपको पता हो जाएगा कि इसमें क्या है। जैसे मैं आपको बता दूं, क्लास 10th में जब मैं पढ़ाता था तो एक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का था, उसमें मित्रता। अब वो पूरा मित्रता है, मित्र की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे लोगों से हमें मित्रता करनी चाहिए, पूरा इसी पर बेस्ड है। अब चैप्टर का नाम है जो कि मित्रता से, तो अब जैसे भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप उस चैप्टर को आसानी से पढ़ेंगे, मित्रता को देखेंगे, तो आपके दिमाग में पूरा आउटलाइन यही बनेगा कि मित्र कैसा होना चाहिए। और यहीं से क्वेश्चन भी आते हैं, पैराग्राफ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेहतर है कि आप पूरे किताब को लेकर के उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले चैप्टर्स के नाम नोट करो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नोट करो, उन टॉपिक्स में उनका क्या मतलब है आप उसको पढ़ें। और ऐसा करने से
आप बहुत ही देखेंगे कि बहुत कम समय में आपका तैयार हो गया है। लेकिन राइटिंग 1 से 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज जो भी आपसे बन पड़े, आप पर डे करें। लिखने का काम बंद मत करिए, लिखते रहिए बराबर। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स रहते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को देखिए। जैसे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, उनको देखिए क्या है। आइंस्टीन समीकरण है, लाइट के ऊपर किया है, लाइट है, हीट है, वेव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इन चैप्टर्स से आप कवर करिए। बायो में आप देखेंगे, बायोलॉजी में तो उसमें भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, मॉलिक्यूलर है, जेनेटिक्स है, इसको देखें। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को अलग कर लीजिए, उसमें कहाँ कहाँ से गैमेटोजेनेसिस हो रही है, प्लांट्स में भी गैमेटोजेनेसिस कहाँ से हो रही है, इस पर अब अगर आप मेल में देखेंगे, ह्यूमन बींग्स में देखेंगे, एनिमल में देखेंगे, तो वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस को जिसको हम बोलते हैं oogenesis है। ऐसे ही उसमें माइक्रोस्पोरेंजियोजेनेसिस, मेगास्पोरोफिलजेनेसिस, आप इसको पढ़िए। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी पोलन जर्मिनेशन, मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट, इसको आप पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नेसेसरी है कि आता ही है। फिर कैंसर से है, कैंसर वाला टॉपिक है, आप वहाँ से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास में जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट्स का एक प्रो फार्मा बनाइए। सारे चैप्टर्स के नाम नोट करो, उन चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक हैं, कितने आपको क्लियर हैं, कितने क्लियर नहीं हैं, किन पर आपको बहुत ज़्यादा बल देना है, इन सबको देखते हुए आप तैयारी करेंगे, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। और एक बड़ी बात आपको बता देता हूं कि आत्मबल मत गिराइए। कई बार बच्चों को लगता है कि अरे यार मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैं वहाँ कैसे लिखूंगा। तो आपका इससे आत्मबल डाउन होता है, आत्मबल आपका गिरता है, और यदि आत्मबल गिर गया तो आप मैदान में जाने से पहले ही हार जाते हैं। किसी भी कीमत पर, किसी भी सिचुएशन में आपका आत्मबल गिरना नहीं चाहिए कि नहीं हम ये सब कर डालेंगे, इसमें कुछ भी बचा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने आत्मबल को बिल्कुल मजबूत रखिए। एग्जाम में आपके जो सिलेबस दिया गया है, आपको पहले बता दिया गया है कि इतना सिलेबस है, यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे बड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं, नींद नहीं लेते हैं। आप भरपूर नींद लीजिए, जितना 7 घंटे 6 घंटे आप सो रहे हैं, आप उतने पे सोइए और मॉर्निंग में उठ जाइए। हाँ, आपका जो समय इधर उधर बर्बाद होता है, जैसे आप सुबह उठ गए, उठने के बाद में आप पता चला टहलते हुए मंजन ब्रुश कर रहे हैं, 1 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, नहाने में 1 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, तो वो जो बर्बादी का समय है उसका आप सदुपयोग करें पढ़ाई में। सोने में जो समय आप खर्च करते हैं, जितने में आपकी नींद आती है, आप अपनी नींद का समय मत काटिए। नींद का समय काटोगे माइंड पर स्ट्रेस बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। तो सोने का समय मत काटो, नींद पूरी लो। खाने में कोई गरिष्ठ भोजन ना लें जिसको पचाने में मुश्किल हो। जैसे कुछ लोग मांसाहारी हैं, सर्वाहारी हैं, मांस भी खाते हैं, तो एग्जाम के टाइम पर आप मांस खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। तला भुना जो भी है आप उसको बिल्कुल अवॉइड करिए, तली भुनी चीज़ों को मत खाइए। तेलीय पदार्थ ज़्यादा मत खाइए जिसमें ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल भुना न लें। खटाई और मिर्च, इनसे भी परहेज करें, बचें इनसे। क्योंकि एक जो विद्यार्थी होता है उसमें ऐसे नहीं कि किसी को भी विद्या हासिल हो जाती है, उसके लिए भी आपको तप करना पड़ता है। तो आप ये तप करें। आप अमीर घर से आते हैं, गरीब घर से आते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ज्ञान पर आपकी अमीरी या गरीबी नहीं छाई हुई है। तो आप ये बिल्कुल मेरी बात को नोटिस करके चलें। हमारी जो स्ट्रेटजी है इसको आप अपनाएंगे, आपको सफलता 100% मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लड़ाई झगड़े से दूर रहें। अगर आपकी कोई अवहेलना करता है, कोई आपकी बुराई करता है, करने दीजिए, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम हमारा हो जाएगा, फिर देख लेंगे क्या मिला आपको क्या नहीं मिला, उसको भी बिल्कुल नहीं ध्यान रखना है, क्योंकि मिलना आपका रिजल्ट है, और रिजल्ट के लिए ही आप प्रयास करिए। अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, सब कुछ मिलेगा।
बच्चों के अंदर एक और भी फैमिली, परिवार का एक प्रेशर रहता है। बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके घर में बच्चों के ऊपर दबाव बना रहता है। तो आप अपने गार्जियन को भी बताएं कि जो भी हमारे एग्ज़ाम के दिन हैं, इतने दिन पर आप कोई प्रेशर ना बनाएं, एग्ज़ाम हमारा निपट जाए, उसके बाद में जो भी कार्यशैली होगी उसको हम पूर्णतः करेंगे और दबाव से बचने का प्रयास करें। टालते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। स्ट्रेटजी बनाइए, जिस स्ट्रेटजी को हमने बताया है, पूरे सब्जेक्ट का प्रोफार्मा बनाइए, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को निकालिए, उनके टॉपिक्स को देखिए, उस पर फोकस करिए, उसको समझिए और आप अपने अध्यापक के टच में रहिए, जो भी आपके एल्डर्स हैं जो पढ़ाई कर चुके हैं, आप उनसे संपर्क में बनाए रखिए। ईगो नहीं आना चाहिए कि नहीं हम किसी से पूछेंगे, शर्म की बात है, बिल्कुल नहीं, आप पूछिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी लेने में आपको कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल पूछिए। और आप यदि ऐसा कर लेंगे तो सफलता तो आपके चरणों में है 100%। मुस्कुराइए, खुश रहिए, स्ट्रेटजी बनाइए, स्ट्रेटजी पे वर्क करिए, स्ट्रेस मत लीजिए। यही हमारी आपसे मनोकामना है और शुभकामना भी है कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।